हम जो नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, तो आप देखेंगे इस लेक्चर में कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टेटमेंट्स दी होती है। ठीक है, तो उन प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करें, और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो उन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर हम देखेंगे जैसे जो नीट होता है उसमें ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कैसे हम एक आंसर पर हम अपना एम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर को की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ समरी देना चाहूंगा। तो इस लेक्चर में जो नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिलेटेड है टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो हम किंगडम प्रोटिस्टा तक उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इन टॉपिक्स की ब्रीफ समरी देना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि हम दोबारा एक ब्रशअप कर लेते हैं ब्रीफ में, और जिससे कि हम ये जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए पहले हम समराइज करते हैं द लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है, तो जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो आपको बहुत सारी स्पीशीज दिखती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने आसपास बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स मौजूद हैं, पौधे मौजूद हैं। ठीक है, जानवर मौजूद हैं और इंसेक्ट्स मौजूद हैं, कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल भाषा में यह होता है नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, यानी कि कितना नंबर है स्पीशीज का और वो कितने प्रकार की हैं, यानी कि नंबर ऑफ और टाइप ऑफ स्पीशीज, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायो का मीन्स होता है बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी। ठीक है, तो किसी भी स्पीशीज कितने नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, उसका कितना नंबर है और वो कितने प्रकार की है, ये दोनों मिलाकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ की तो अर्थ पे 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीशीज अभी तक रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं। ठीक है, पर अभी भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो हमने आइडेंटिफाई नहीं की हैं। ठीक है, ये जो स्पीशीज हैं ये काफी रिमोट एरिया में हैं, तो हम वहां पर इन रिमोट एरियाज में नहीं जा सकते। जैसे कि डीप ओशंस हैं, हम वहां नहीं जा सकते। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे कि केव्स हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे एरिया जैसे मार्शी एरियाज हैं। तो ये सारे काफी रिमोट एरियाज हैं, और कुछ एरियाज हैं वो काफी ठंडे हैं जिसको हम कोल्ड रीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज में हमने इन स्पीशीज को आइडेंटिफाई नहीं किया है क्योंकि हम वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो नंबर है वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन है, और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जो अभी अनडिस्कवर्ड हैं। ठीक है, जिसको हमने अभी तक स्टडी भी नहीं किया है। ठीक है, और उनको स्टडी करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, फिर हम उसको नेम करते हैं जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, और नेमिंग के बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इतनी स्पीशीज तो आइडेंटिफाइड है, और अगर हम किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाई करना चाहें, ठीक है, तो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन,
किसी भी स्पीशीज को हम पहले आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा स्टेप होता है नेमिंग, नेमिंग ऑफ द स्पीशीज, यानी कि उसे एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम नोमेनक्लेचर, और इसके बाद होती है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लिख सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किसके बेसिस पे? बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कौन कौन से वो कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो। ठीक है, इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। मैंने आपको नंबर दिया 1.7 से लेके 1.8। ठीक है, बहुत सारे प्लांट आइडेंटिफाइड हैं, पर फिर भी देयर इज अ लार्ज नंबर, यानी कि अभी भी जो लार्ज बायोडाइवर्सिटी है वो अभी भी स्टिल अननोन है। ठीक है, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? ठीक है, या हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन से बेसिस पे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसके साइज के बेसिस पे, उसके कलर के बेसिस पे, उसके हैबिटेट यानी कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, तो साइज हो गया उसका आकार, कलर हो गया उसका रंग, हैबिटेट जहां वो रहता है, उसकी फिजियोलॉजिकल और उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर माने कि वो बाहर से कैसा दिखता है, एक्सटर्नल फीचर्स को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। तो आपको यह भी पता है कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बहुत सारे लोकल नेम होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं मैंगो का। मैंगो का क्या साइंटिफिक नेम है हमें पता है, यह है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, यह होता है मैंगो का साइंटिफिक नेम जो कि हमें अब पता है। पर जो मैंगो है वो बहुत सारे लोकल नेम से भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इसे बोलते हैं आम। ठीक है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं आम, और दूसरी जो लैंग्वेजेस होते हैं उसमें हम बोलते हैं, हम उसे मैंगस बोलते हैं। ठीक है, मैंगोट बोलते हैं। तो मैंगो के भी अलग अलग नाम हैं, और ये अलग अलग रीजन्स में हम मैंगो को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, एक ही नाम हो जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर हम मैंजीफेरा इंडिका मैंगो को अगर हम कहते हैं, तो अगर पूरे वर्ल्ड में हमें पता है कि वो मैंगो को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसे सिस्टम की जरूरत है जहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक ही नाम हो और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका वही नाम हो। ठीक है, और वो नाम किसी और ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोमेनक्लेचर या व्हाट इज द नीड ऑफ नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर जरूरी क्यों है ये मैंने आपको अभी बताया है। नोमेनक्लेचर की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो एक ही नेम हो। ठीक है, दे शुड बी ओनली वन नेम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है, और वो जो नाम है वो किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं देना चाहिए, किसी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है नोमेनक्लेचर। अब
कुछ ऐसे यूनिवर्सल कोड्स हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड्स। तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल कोड्स हैं या जिसे हम यूनिवर्सल कोड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड जो हैं ये हमें गाइडलाइंस देते हैं। तो हम लिख सकते हैं दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड्स, ठीक है। अब अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ICBN। ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये होता है पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए। तो ये जो रूल्स देते हैं ICBN, ये प्लांट्स की नेमिंग के लिए होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से एनिमल्स को नेम करने के लिए एक संस्था होती है ICZN। तो ये जो ICZN है ये हमें वो रूल्स देती है, वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है जिससे हम एनिमल्स की नेमिंग कर सकें। तो ICZN होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये होता है इंटरनेशनल कोड, ठीक है, फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि एनिमल्स के लिए, पशुओं के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया और वायरसेस, इनको भी या इनकी भी नेमिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी, जैसे बैक्टीरिया के लिए भी होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, वैसे वायरस के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि वायरस को नेम करने में मदद करती है, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल कोड्स के बारे में, ठीक है। अब हमने नेमिंग कर दी ऑर्गेनिजम्स की और हमें पता है कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर हम अब साइंटिफिक नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करना है, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, काइंड ऑफ, या मैंने आपको पहले बताया था नंबर एंड टाइप ऑफ द स्पीशीज, ठीक है। तो उसका मतलब यही है, काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब कि बायोडाइवर्सिटी। तो अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को समझना है, ठीक है, हमें उसे स्टडी करना है, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड्स, ठीक है। और जो हमें रूल्स और गाइडलाइंस देते हैं जिससे हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको नेम कर सकते हैं और उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनमी, ठीक है। अब टेक्सोनमी में क्या होता है, या हम टेक्सोनमी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो टेक्सोनमी होता है नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे हम बोलते हैं टेक्सोनमी। अब नेमिंग का मतलब होता है नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन का मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुप्स में विभाजित करना, इसे हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टेक्सोनमी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको बताया किसी भी स्पीशीज को नेम करने से पहले हम उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो टेक्सोनमी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं टेक्सोनमी के।
ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब जो टेक्सोनोमिक स्टडीज है, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार की जो स्पीशीज है उसकी टेक्सोनोमिक स्टडीज हमें मदद करती है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री में, ठीक है, और ये हमें जो बायो रिसोर्सेज हैं हमारे, उसके बारे में भी हमें नॉलेज देती हैं। ठीक है, अब जो टेक्सोनोमी की बेसिस क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये गवर्नड होती है बाय यूनिवर्सल लॉ, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड्स। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट फीचर्स ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड अ करेक्ट साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देना चाहते हैं। ठीक है, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, हमारे पास अब इंटरनेशनल कोड्स भी हैं और उसके आधार पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नेम देंगे जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं साइंटिफिक नेम के बारे में। तो साइंटिफिक नेम को हम बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में हम इसे कहते हैं बोटेनिकल नेम। ठीक है, और अगर हम एनिमल्स यानी कि पशुओं के बारे में बात करें या पशुओं के साइंटिफिक नेम को हम कहते हैं जूलॉजिकल नेम। ठीक है, ये दोनों ही साइंटिफिक नेम होते हैं। अब जो साइंटिफिक नेम है उसको लिखने के लिए जो रूल्स हैं, ठीक है, उसको लिखने के भी जो रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है आईसीबीएन, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है, या एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जो साइंटिफिक नेम होते हैं, पहला रूल होता है कि साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक है, अब ये लैटिन लैंग्वेज में क्यों होने चाहिए, क्योंकि जो लैटिन है वो एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, डेड लैंग्वेज है मतलब कि इसमें जो भी वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका मतलब अब चेंज नहीं हो सकता। जैसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इंग्लिश जो है वो इवॉल्विंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें जो वर्ड के मीनिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ वर्ड्स ऐड भी होते रहते हैं। पर जो लैटिन है वो डेड लैंग्वेज है, वो अब कोई भी यूज नहीं करता, और इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग सेम ही रहता है। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि जो पहला रूल ये है कि साइंटिफिक नेम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा रूल ये है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इटैलिक्स में होने चाहिए या इटैलिसाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, तीसरा रूल ये कहता है अगर हम साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसे हमें अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इफ द साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटन, तो उसे हमें अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम मैंगो लेते हैं तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंजीफिरा इंडिका। तो अगर हम मैंजीफिरा इंडिका को लिख रहे हैं तो या तो ये इटैलिसाइज होना चाहिए, इटैलिक्स होना चाहिए। अगर इटैलिक्स नहीं कर रहे तो इसे हमें अंडरलाइन करना होता है सेपरेटली। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो चौथा ये हो गया, जो साइंटिफिक नेम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो पहला कंपोनेंट है मैंजीफिरा, ये होता है जेनरिक एपिथेट, और जो इंडिका होता है ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, पहला कंपोनेंट हो गया जेनरिक एपिथेट, और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनरिक एपिथेट है, ये जो होता है ये जीनस को डिनोट करता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्पीशीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो जो मैंजीफिरा है ये है जेनरिक एपिथेट, यानी कि ये है जीनस,
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जीनस है वो है मैंजीफेरा, और जो स्पीशीज है वो क्या है, इंडिका। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब हम साइंटिफिक नेम लिख रहे होते हैं। इसके अलावा एक और रूल है जिसमें क्या होता है, जो ऑथर होता है जिसने उसको डिस्कवर किया है, ठीक है, उसका नाम साइंटिफिक नेम के बाद आता है। तो अगर मैंजीफेरा इंडिका लीनियस ने डिस्कवर किया था, तो लीनियस का नाम जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसके आगे आएगा, और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में। ठीक है, तो लीनियस को हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे लिन। ठीक है, और ये जो ऑथर का नेम है ये आएगा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। अब ये कंप्लीट साइंटिफिक नेम इसको हम कह सकते हैं, जहां पे हमारे पास जेनरिक एपिथेट भी है, स्पेसिफिक एपिथेट भी है, और ऑथर का नेम भी है जो कि स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो साइंटिफिक नेम है वो दो वर्ड्स को कंप्राइज करके बना होता है, या इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, और इसको हम बोलते हैं बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने कहा था कि जो साइंटिफिक नेम है उसके दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो पहला कंपोनेंट होता है जेनरिक एपिथेट, और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तभी इसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। यहां पे लिखा है एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स या ऑक्यूपाइज अ प्लेस और अ पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसे हमने एक रैंक दी है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, इसे हम रैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं तब उसे एक पर्टिकुलर पोजीशन देते हैं, हम उसे एक पर्टिकुलर रैंक देते हैं। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं टेक्सॉन। तो आप देख सकते हैं देयर आर मेनी कैटेगरीज या रैंक्स, एंड दे आर जनरली रेफर टू ए टेक्सोनोमिक कैटेगरी और टेक्सा। ठीक है, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं टेक्सा के बारे में। तो टेक्सा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेक्सा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो टेक्सा या टेक्सॉन, ठीक है, ये होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सा को हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं कैटेगरीज, या इसे हम रैंक भी बोल सकते हैं। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं टेक्सा को? तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करना किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, उसके शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हमें यहां पे कंसीडर करना होता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन टेक्सा या कैटेगरीज या रैंक की। तो ये एक रैंक, जो टेक्सॉन होता है, जो टेक्सा होता है या जो कैटेगरी होती है, ये एक पर्टिकुलर रैंक होती है। ठीक है, जो टेक्सोनोमिक हायरार्की में होती है। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है? सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ दिस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, अगर हम यहां पे लिख सकते हैं जो सिस्टमिक अरेंजमेंट होती है, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ क्या? ऑफ द
टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसे हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, ये होता है टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो हमें पता है तो टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो हर एक कैटेगरी होती है उसे हम टेक्सॉन कह सकते हैं, ठीक है, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रैंक को डिनोट करती है, ठीक है। तो हम इन सारी कैटेगरीज को अब लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है किंगडम, जो कि सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है। किंगडम के बाद होता है फाइलम। तो एनिमल्स के केस में हम इसे फाइलम बोलते हैं और प्लांट्स के केस में हम इसे डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट्स के केसेस में, और एनिमल्स के केसेस में हम इसे बोलते हैं फाइलम, ठीक है। अब फाइलम से नीचे की जो कैटेगरी होती है उसे हम बोलते हैं क्लास। फिर क्लास से जो लोअर कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं हम ऑर्डर। ऑर्डर की से नीचे या लोअर मोस्ट जो इसकी कैटेगरी होती है वो होती है फैमिली। फिर होता है जीनस, और जो सबसे नीचे या लोअर मोस्ट कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं स्पीशीज, ठीक है। तो जो स्पीशीज है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं, ये सारी ब्रॉड टेक्सोनोमिक कैटेगरी हैं, और ये हर एक कैटेगरी एक रैंक डिनोट करती है। और ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। यहां पे आप देख सकते हैं देयर इज अ सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम किंगडम की ओर जाते हैं, ठीक है, जैसे हम टेक्सोनोमिक हायरार्की के टॉप मोस्ट कैटेगरी की ओर पहुंचते हैं, तो यहाँ पे जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और अगर हम स्पीशीज की बात करें, यहाँ पर जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीशीज लेवल पे जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, ये होते हैं मैक्सिमम स्पीशीज लेवल में, ठीक है। और जो किंगडम होता है यहां पे मिनिमम या लोएस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सबसे कम या लोएस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो किंगडम है वो बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। अगर हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं जो डॉग्स हैं, शीप्स हैं, क्रोकोडाइल है, ह्यूमंस हैं, ये सारे किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है, तभी यहां पर जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं ऑल ये जो सारी कैटेगरी होती है अगर हम इसे सिस्टमेटिकली अरेंज कर दें तो इसे हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि दूसरा चैप्टर है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होती है वो सबसे पहले प्रपोज की थी एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पे उनको डिवाइड किया था कि वो कैसे दिखते हैं, बाहर से वो कैसे दिखते हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया था। इसके बाद लीनियस आए थे, ठीक है। तो लीनियस ने क्या किया था, इन्होंने जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। इसे हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद विटकर, ठीक है, R.H. विटकर, ठीक है, इन्होंने 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं 5 किंगडम है। पहला है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर है फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो इस लेक्चर में हम प्रोटिस्टा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और बाकी की
जो किंगडम है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में हम मोनेरा और प्रोटिस्टा से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मोनेरा होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, तो पहले टाइप के बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया। अभी जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये कहां पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है, ये बहुत ही एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम और हार्श इन्वायरमेंट में। ठीक है, जैसे कि सॉल्टी कंडीशंस में। ठीक है, इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एसिडिक कंडीशंस में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है ये काफी हार्श या एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें जो इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी यूनिक होती है, जो इनको इन एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करने में मदद करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा आर्की मोनेरा में पहले टाइप के बैक्टीरिया होते हैं आर्की बैक्टीरिया और दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। इसे हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से आर्की बैक्टीरिया से थोड़े से एडवांस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और ये जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या तो फिर ये हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं जो यू बैक्टीरिया होते हैं ये न्यूट्रिशन कैसे गेन करते हैं। ठीक है, तो या तो ये ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स पहले क्या होते हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना खाना या जो अपनी शुगर्स होती है उसको खुद बना सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सूरज की रोशनी को अब्सॉर्ब करते हैं और सूरज की रोशनी को फिर ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और इनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए की मदद से ये जो सूरज की रोशनी है उसको अब्सॉर्ब करते हैं और उसको फिर ये खाने में या शुगर्स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब कीमो ऑटोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, इनको एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। तो इसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इससे ये एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स थे उनका उदाहरण हो सकता है जैसे आप ले सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक उदाहरण है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का एक उदाहरण है, आप बोल सकते हैं सल्फर यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। ठीक है, दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यूट्रिशन गेन करते हैं या वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए, या वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये ज्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है,
और ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं। ठीक है, इसे हम सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं, यानी कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स के कुछ उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे राइजोबियम, ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक के मैंने आपको पहले ही बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या नॉस्टोक या एनबीना भी लिख सकते हैं। और जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं आप उसमें लिख सकते हैं सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोनेरा की, अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, पर जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स थे, पर जो प्रोटिस्टा है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। अब जो प्रोकैरियोट्स होते हैं आपको पता है उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसमें जो ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मौजूद नहीं होते। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हम लिख सकते हैं लैक ट्रू न्यूक्लियस, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब बात करें प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस है। ठीक है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। तो आइए अब हम प्रोटिस्टा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, और जो प्रोटिस्टा होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहले होते हैं क्राइजोफाइट्स। अब जो क्राइजोफाइट्स होते हैं इसमें किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें होते हैं डाई एटम्स। ठीक है, और गोल्डन एल्गी भी, गोल्डन एल्गी इसके अंडर आते हैं क्राइजोफाइट से। अब जो डाई एटम्स हैं उसकी विशेषता क्या होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें सिलिका मौजूद होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल में सिलिका मौजूद होती है। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल होती है दो ओवरलैपिंग होती है, वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो आपस में ऐसे फिट करती है, पहले तो उसमें दो ओवरलैपिंग आप कह सकते हैं लेयर्स होती है, और ये दोनों ओवरलैपिंग लेयर्स जो होती है वो आपस में एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो आपस में स्लाइड ऐसे करती हैं कि वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, अब डायटम्स की सेल वॉल में सिलिका मौजूद होती है, ये इसका एक यूनिक फीचर है। अब इसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं, यानी कि इनको डिग्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम इसे लिख सकते हैं वो इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाते हैं, और ये ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और ये बनाते हैं सिलिशियस अर्थ। ठीक है, ये एक्यूमुलेट होते रहते हैं डाई एटम्स, और इनकी एक्यूमुलेशन को हम बोलते हैं सिलिशियस अर्थ। ठीक है, तो ये थे क्राइजोफाइट्स के बाद होते हैं डीनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा। डीनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, का एक उदाहरण है गोनियोलक्स।
ये जो गोनियोलॉग्स है ये रेड टाइड्स बनाता है, ठीक है। तो ये एक केमिकल सिक्रीट करता है जो कि रेड कलर का होता है और वो काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से रेड टाइड्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हैं रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ द गोनियोलॉग्स, जो कि एक डीनोफ्लैजेलेट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे यूग्लिनॉइड्स, जिसका एक मेंबर है यूग्लिना, ठीक है। फिर होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। चौथा हो गया स्लाइम मोल्ड्स। तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये ज्यादातर सेप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं, यानी कि ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो मैटर होता है उस पर ये फीड करते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज दी सेप्रोफाइट्स। ठीक है। अब स्लाइम मोल्ड्स के बाद होते हैं प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये ज्यादातर पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये काफी डिजीज कॉजिंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या ये पैथोजेंस होते हैं ज्यादातर, और ये बहुत प्रकार के डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे टाइफॉइड हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये भी फिर 4 टाइप के होते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, फिर होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फिर होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, और फिर होते हैं स्पोरोजोन्स जो कि स्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रोटिस्टा के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं। आइए अब हम दोबारा स्लाइड पर आते हैं, ठीक है। अब आप यहां देख सकते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी वो किस आधार पर दी गई थी। तो द मेन क्राइटेरिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका न्यूट्रिशन का मोड, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे वो गेन करते हैं, ठीक है। उनमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, या एसेक्सुअल होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किस किस प्रकार का होता है। जैसे जैसे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका स्पोर्स के थ्रू हो सकता है, अगर हम फंगस की बात करते हैं उसमें कोनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, या तो सेक्सुअल होता है या तो एसेक्सुअल होता है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसके आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो यूनिसेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉफ है या वो हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। आइए अब हम आगे चलते हैं। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी उसमें जो किंगडम मोनेरा था वो उसमें बैक्टीरिया इंक्लूडेड थे। तो हमने देखा बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया है वो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि वो हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या वो हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? क्राइजोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब जो प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, वो यूकैरियोट्स होते हैं, तो उसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होगी, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। और जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब ये जो प्रोटिस्टा होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली में जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, यानी कि वो होता है बाय पेरेंटल, ठीक है। और जो एसेक्सुअल है उसमें क्या होता है, क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहां पे एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो जो ऑफरिंग होती है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि अब आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का क्वेश्चंस का पैटर्न आता है नीट के पेपर में, ठीक है। और आप देखेंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार के क्वेश्चन ये होते हैं, तो ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो पहले प्रकार में आप देख सकते हैं आपको एक सिंगल, ये 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, और एक सिंगल आपको वर्ड दिया होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिया गया है कि हाउस फ्लाई कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये नीट के 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन,
तो आपको पता होना चाहिए ये जो सारी फैमिलीज हैं, उस सारी फैमिलीज में किस किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाउस फ्लाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो हाउस फ्लाई होती है, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? कैलिफोरिडी, म्यूसिडी, यहाँ पे साइप्रिनिडी और होमिनिडी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने देखा प्रश्न था। तो हम अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन क्यों है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई जो है हमें पता है वो म्यूसिडी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, और जो दूसरे ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए था कैलिफोरिडी, ये ब्लो फ्लाइज, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लो फ्लाइज। तो ये सही आंसर उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, वो था साइप्रिनिडी। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के जीव जंतु आते हैं? इसमें फ्रेश वाटर फिशेज आती हैं, तो ये भी सही उत्तर नहीं हुआ। और जो ऑप्शन नंबर डी था वो है होमिनिडी, ठीक है, जो कि एप्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये भी सही उत्तर नहीं हुआ। तो हमारा सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो ये भी नीट के 2023 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो यहां पे आपको दिया गया है एक्स और वाई। ठीक है, अब जो एक्स और वाई है, आपको यहां पे कह रहे हैं ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा था कि जो साइंटिफिक नेम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला कंपोनेंट होता है जेनरिक एपिथेट और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो कोई भी साइंटिफिक नेम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जेनरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं इसके। तो जो जेनरिक एपिथेट है वो क्या डिनोट करता है? वो जीनस को डिनोट करता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्पीशीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स आप कह सकते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम के। और मैंने आपको बताया था जो भी ऑथर का नेम होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हम ले होमोस, जैसे हमने मैंजीफेरा इंडिका का उदाहरण लिया था। ठीक है, तो जो मैंजीफेरा इंडिका एक साइंटिफिक नेम है मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब जो मैंजीफेरा इंडिका है, इसके आगे अगर हम ऑथर का नेम लिखना चाहें तो हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसके उत्तर अब देख सकते हैं, दे सकते हैं खुद ही। ठीक है, आपको इसके बारे में अब जानकारी हो गई है कि साइंटिफिक नेम जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और ऑथर का नाम हम एब्रिवेटेड फॉर्म में उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक्स जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है और वाई जो है वो जेनरिक नेम होता है। ठीक है, और जेड, जेड है हमारा ऑथर का नेम। ठीक है, तो जेड है कैरोलस लीनियस, यहां पे लिख रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, हमारा एक्स है जेनरिक नेम, वाई है स्पेसिफिक एपिथेट और जेड इन्होंने लिखा है आर एच विटकर। ठीक है, तो कोई कह रहा है ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के बारे में हम करते हैं, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट और जेड है हमारा कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है उसमें कह रहा है एक्स हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है, जेनरिक नेम है, वाई हमारा जेनरिक नेम है और जेड जो है वो आर एच विटेकर है। तो आर एच विटेकर आपको पता है इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। आर एच विटेकर ने क्या दिया था? इन्होंने 1969 में हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है,
तो मैं आपको कुछ समय दूंगा इस प्रश्न के उत्तर को एनालाइज करने के लिए। तो मैं यहां पे देख सकते हैं लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी है कि जो एक्स है हमारा वो जेनरिक नेम है, यानी कि वो जीनस को डिनोट करता है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्पीशीज को डिनोट करता है। और कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमें दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन हुआ इसका? इसका हुआ ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफी बच्चे हैं वो बिल्कुल समझ गए हैं इस कॉन्सेप्ट को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो अमित कुमार, ठीक है, निशा, आप बिल्कुल सही हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये है, यहां पे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना कौन से बेसिस पे? शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ठीक है, इसको हम टेक्सॉन भी बोल सकते हैं, इसको हम रैंक भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, सिमिलर कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, या आप शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो दोबारा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। इन टेक्सोनोमी कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर भी पूछ रहा है, ठीक है, इज करेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है एनिमल्स के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो टेक्सोनोमिक हायरार्की आपको पता है, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ दिस टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। तो हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। पहला ऑप्शन है किंगडम, फिर है क्लास, फाइलम, फैमिली, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज। तो ये सारे जो होते हैं ये सारे ब्रॉड हमारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये जो है हमारी, ये सारी हमारी, आप बोल सकते हैं ये टेक्सॉन है, ठीक है, या इसको आप कैटेगरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन कैटेगरीज के सिस्टमिक अरेंजमेंट को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ समय देता हूं इस प्रश्न को एनालाइज करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुछ कह रहे हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहे हैं कुछ सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों सही उत्तर होगा? ठीक है, यहां पूछ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर और एनिमल्स भी यहां दिया है, तो आपको जो प्रश्न है वो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं, आप जो भी वर्ड्स हैं उस पर आप ध्यान दें। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पूछ रहे हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्किकल सिस्टम पूछ रहे हैं, फिर ये पूछ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, फिर ये पूछ रहे हैं एनिमल्स के बारे में, ठीक है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे जो बड़ा कैटेगरी होती है, सबसे बड़ी कैटेगरी होती है वो होती है किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद हमारा आता है, क्या आता है? फाइलम। तो हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फाइलम लिखेंगे। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते तो हम डिवीजन लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे एनिमल। और अगर हम डिवीजन के बारे में बात कर रहे, अगर हम डिवीजन लिखते हैं तो वो प्लांट्स के केसेस में होता है, ठीक है। तो फाइलम के बाद जो लोअर मोस्ट कैटेगरी होती है, या फाइलम से जो नीचे कैटेगरी होती है वो क्या होती है? क्लास। फिर होता है ऑर्डर, ऑर्डर से नीचे की जो कैटेगरी होती है वो होती है फैमिली, फैमिली से नीचे की कैटेगरी होती है
जीनस, और जो सबसे निचली कैटेगरी होती है उसे हम बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस हुई। तो उत्तर क्या हुआ इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पे निशा ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परविंदर ने भी सही उत्तर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं द करेक्ट सीक्वेंस जो कि असेंडिंग ऑर्डर में वो है किंगडम होता है, फिर फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो है वो नीट के 2021 के में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडी। ठीक है, तो इस प्रश्न को के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये बिल्कुल जो पहला प्रश्न है उससे मिलता जुलता प्रश्न है, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कॉकरोच, ठीक है, जिसे हम तिलचिट्टा कहते हैं। फिर है हाउस फ्लाई, जो कि होता है मक्खी। ठीक है, फायर फ्लाई तीसरा ऑप्शन है, जो कि होता है जुगनू। और चौथा ऑप्शन है ग्रास हॉपर, जिसे हम कहते हैं टिड्डा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, परविंदर कह रही है ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक कुमार कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अमित कुमार ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं आपको कुछ समय दूंगा इस प्रश्न को एनालाइज करने के लिए। आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान में रखें और आप इस फैमिली को भी ध्यान में रखें कि इस फैमिली में किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले जो पहला प्रश्न था उसमें क्या देखा था, जो म्यूसिडी फैमिली है उसमें क्या आता है। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि हाउस फ्लाई। ठीक है, और जो ये कॉकरोच हैं, जो ग्रास हॉपर हैं, ये सारे इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग सही थे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हाउस फ्लाई। परविंदर जी आप कुछ पूछ रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं अब। ठीक है, जो म्यूसिडी है दे आर कॉमनली नोन एज हाउस फ्लाइज और स्टेबल फ्लाइज। ठीक है, अब आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, दीज आर फाउंड वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटेन ऑलमोस्ट 4000 डिस्क्राइब्ड स्पीशीज इन ओवर 100 जेनरा। तो आप देख सकते हैं यहां पे कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो हाउस फ्लाइज की 100 जनरा हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, 100 जीनस हैं इसके। ठीक है, 100 जीनस है और उस जीनस में 4000 स्पीशीज है। ठीक है, तो जीनस एक बड़ा ग्रुप होता है स्पीशीज से, तो ऑब्वियसली जीनस का नंबर कम होगा। तो 100 जीनस हम या जनरा हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिसके अंडर 4000 स्पीशीज आती है। तो आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो कॉकरोचेस के बारे में बात करें, ये सही उत्तर क्यों नहीं है? क्योंकि कॉकरोचेस जो है वो ब्लैटिडी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, जो फायरफ्लाई है वो लैम्पायरिडी को बिलोंग करता है। ठीक है, और जो ग्रास हॉपर है, जो टिड्डा होता है, वो एक्रिडिडी फैमिली को बिलोंग करता है। तो हमारा यहां पे सही उत्तर हुआ हाउस फ्लाई। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रश्न है सबसे पहले किस पे बेस्ड है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट्स को आपको याद करना है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आए हैं, फिर आप उसको दोबारा जाकर उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। ठीक है, तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पहला तो ये क्वेश्चन
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर बेस्ड है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। और यहां पे कैरोलस लीनियस ने क्या कहा था? साइंटिफिक नेम जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो यहां पर मैंगो के बारे में इन्होंने बात की है और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं नीट 2019 में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। पर ये क्या कंप्लीट साइंटिफिक नेम है? अगर साइंटिफिक नेम जो कंप्लीट होता है, ठीक है, वो होता है जब उसके आगे ऑथर का नेम लगता है, यानी कि वो पर्सन जिसने उसको डिस्कवर किया है, और वो आता है, ऑथर का नेम आता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, ठीक है। तो यहां पे दो कंपोनेंट्स तो मौजूद हैं, पर यहां पे जो ऑथर का नाम है वो मिसिंग है। अब ऑप्शन नंबर बी, मैंजीफेरा इंडिका कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया है जो ऑथर का नाम होता है वो एब्रीविएटेड फॉर्म में आता है, पर पूरा नाम नहीं आता, ठीक है। तो कैरोलस, यहां पे ऑप्शन नंबर सी क्या है? मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो लिन है लीनियस, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हुआ यहां पर? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं कि सही उत्तर है यहां पर, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है या नहीं है। मिसाला ये भी कह रही हैं ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुत बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो देखें अब इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। या तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, तो आप लोग बिल्कुल सही थे। ऑप्शन नंबर सी, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। आइए हम अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेन मैं आपको पहले ही भी कर चुका हूं इसको, ठीक है। दोबारा हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो फर्स्ट वर्ड होता है वो डिनोट करता है जीनस को, ठीक है, और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपने जब हमने देखा था जो मैंजीफेरा इंडिका था, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, इसमें जो जीनस का नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो स्पीशीज का नेम होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो मैंजीफेरा, फिर हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में आई, मैंजीफेरा इंडिका। अब अगर हम इसे इटैलिसाइज नहीं कर रहे तो इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहां देख सकते हैं हमने इंडिका का आई शॉर्ट लेटर में लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, एम हमने बड़ा लिखा है, आई हमने छोटा लिखा है, ठीक है। अब ऑथर का नेम जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आता है, ठीक है, और वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है। तो उदाहरण के तौर पर मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हुआ। तो लिन जो है वो है लीनियस, जिन्होंने इस स्पीशीज को डिस्क्राइब और डिस्कवर किया था, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो नीट में 2019 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ आईसीबीएन, यानी कि इनमें से जो सारे ऑप्शंस है, इनमें से जो आईसीबीएन के रूल्स हैं उसको ये ऑप्शंस फॉलो नहीं करते, ठीक है। यानी कि आईसीबीएन के रूल के खिलाफ, ठीक है, कौन से नियम है। तो मैं आपको पहले ही आईसीबीएन के या इंटरनेशनल कोड्स के नियम के बारे में बता चुका हूं कि जो कोड्स होते हैं वो इटैलिसाइज होने चाहिए, ठीक है, वो लैटिन में होने चाहिए। जो दो कंपोनेंट्स होते हैं साइंटिफिक नेम के, और जो साइंटिफिक जो जीनस नेम होता है वो कैपिटल में आना चाहिए, स्पेसिफिक एपिथेट है वो, उसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल में आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब हम इस ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है, उसके खिलाफ है। तो आईसीबीएन होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन, ठीक है, हस्तलिखित जो भी वैज्ञानिक नेम होते हैं उसको हमें अंडरलाइन करना होता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है,
ये आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो हमें पता है साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक नेम जो होती है वो लैटिन में होने चाहिए। ठीक है, लैटिन में क्यों होने चाहिए? क्योंकि लैटिन जो है वो अब डेड लैंग्वेज है, वो इवॉल्व नहीं कर रही है। और साइंटिफिक नेम इटैलिसाइज होने चाहिए, ठीक है, व्हेन प्रिंटेड। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जेनरिक और जो स्पेसिफिक नेम है, ठीक है, वो दोनों ही स्मॉल लेटर से उनकी शुरुआत होनी चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, तो हमें पता है जो जेनरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, नेहा कह रही है ऑप्शन नंबर डी, अमित कुमार भी ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक कुमार ऑप्शन नंबर डी, सागेर, सब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ एक ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है? ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, ये बताइए। हम यहां पे कह रहे हैं कि कौन सा ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन आईसीबीएन के रूल के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो जेनरिक नेम और साइंटिफिक नेम जो है वो दोनों स्मॉल में नहीं आते, तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर जो फर्स्ट वर्ड होता है जो कि जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्मॉल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तभी ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही उत्तर है। आइए अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो नीट 2019 में आया था। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब, ठीक है, या तो वो टॉल होगा, अगर हम हाइट के बारे में बात करें, या तो वो टॉल है या वो शॉर्ट है या वो ड्राफ्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, जो कि ज्यादातर पेयर में होते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इन अ टेक्सोनॉमी की इज रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो टेक्सोनॉमी कीज होती हैं, ठीक है, उसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है लेड, पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा ऑप्शन है कपलेट, तीसरा ऑप्शन है डाउटलेट, और चौथा ऑप्शन है ऑल्टरनेट। ठीक है, तो मैं आपको कुछ समय दूंगा इस प्रश्न को एनालाइज करने के लिए। आप सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं अमित कुमार, नेहा कह रही है ऑप्शन नंबर बी। आप लिख सकते हैं कमेंट में ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है, कपलेट क्यों होगा आंसर। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, और जो कि हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कि कपल्स में होते हैं वो। ठीक है, तो कोई लिख सकता है इसकी एक्सप्लेनेशन कि कपलेट क्यों है सही उत्तर। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके उत्तर अब हम देखते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग सही थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो कपलेट डिनोट करता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को। आइए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो जो टेक्सोनॉमी की होती है वो एक टेक्सोनॉमिक एड है, यानी कि वो जो स्पीशीज को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई और उसे क्लासिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो टेक्सोनॉमी की है वो किसी भी प्लांट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है,
यानी कि उसमें समानताएं हैं या असमानताएं हैं, उसके बेसिस पर टैक्सोनॉमी की किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को की आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। ठीक है, अब ये जो कीज होती हैं ये ज्यादातर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, पर बेस्ड होती हैं, जिसे हम कहते हैं कपलेट। ठीक है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अमित कुमार लिख रहे हैं द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन ए की, ठीक है, जनरली इज अ पेयर इज कॉल्ड अ कपलेट। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर दिया अमित कुमार ने। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है स्टडी दी 4 स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं पहले A to D। ठीक है, तो आपको इन स्टेटमेंट्स को देखना है और फिर आपको उसका उत्तर देना है। इसके आगे आपको ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है, तो स्टडी द 4 स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस, यानी कि आपको इन स्टेटमेंट में से 2 सही स्टेटमेंट चूज करनी है। तो पहला ऑप्शन है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, यानी कि बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन किसने दी थी? अर्नेस्ट मेयर ने। ठीक है, ये है पहला स्टेटमेंट जो कि सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट्स के बारे में सही स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। दूसरा है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, फोटो पीरियड, तो फोटो पीरियड आपको पता होगा, फोटो पीरियड होता है रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, ये होता है रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, यानी दिन और रात की जो ड्यूरेशन होती है उसे हम बोलते हैं फोटो पीरियड। अभी जो फोटो पीरियड होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो फ्लावरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और फ्लावरिंग का मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, तो जब भी फ्लावरिंग होगी प्लांट में तब उस फेज को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावरिंग होती है, तो ये रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी था वो इनकरेक्ट हुआ। और इसके अलावा ये सीड जर्मिनेशन में भी मदद करता है, या सीड डॉर्मेंसी में भी आप कह सकते हैं। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में मदद करता है, या सीड जर्मिनेशन में ये मदद करता है। ठीक है, अब ये हमारा सही ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटेकर। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होती है वो ग्रोथ करती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, उससे ग्रोथ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में, तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होती है। और किस प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? फिजन। तो फिजन में क्या होता है, एक सेल जो है वो 2 सेल में विभाजित हो जाता है, वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम ग्रोथ भी कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के माध्यम से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ भी होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूं। ए एन सी लिख रहे हैं, नेहा लिख रही है ए एन सी, कार्तिक लिख रहे हैं ए एन डी। ठीक है, सुकमान लिख रहे हैं ए एन डी, अमित कुमार ए एन डी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समय देता हूं इस प्रश्न को एनालाइज करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शन है आपके। ठीक है, बी एंड सी है, सी एंड डी है, ए और डी है, और ए और बी। ठीक है, ए और डी कह रहे हैं ज्यादातर, ए और डी। परमप्रीत सिंह पूछ रहे हैं +1 और +2। पहले हम नीट में +11 से शुरू करेंगे, फिर हम 12th पे आएंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं, और इसमें चैप्टर 2 का भी एक पार्ट है। तो हम चैप्टर क्लास 11 से फिर क्लास 12 तक जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं ए एंड बी, सागर। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है,
आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जो फोटो पीरियड है वो रिप्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। अगर हम प्लांट्स में बात करें तो वो फ्लावरिंग में मदद करता है, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो हार्मोन सिक्रीशन में मदद करता है। ठीक है। अब जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, ठीक है। और जो आर.एच. विटिकर ने, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है, क्लियर है कि आपको कौन से ऑप्शंस या कौन सी स्टेटमेंट सही थी और कौन सी स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है। परमप्रीत सिंह, हम वर्क करेंगे जो आप कह रहे हैं उस पर भी, पर फिलहाल के लिए आप इस लेक्चर पर मैं कहूंगा ध्यान दें, हम आपकी बात भी रखेंगे। अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। ठीक है, तो हमें पता है जो इंटरनेशनल कोड्स होते हैं, इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, वो साइंटिफिक नेम या किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम करने में मदद करते हैं। अब ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, वो इन रूल्स के ऑपोजिट कौन सा है। ठीक है, ठीक है। इन सारे नियमों के विपरीत कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन में होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ठीक है, जो पहला वर्ड होता है वो जीनस का नेम होता है, सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, पर हमें चूज क्या करना है इन स्टेटमेंट में से, जो इन इंटरनेशनल कोड्स या इंटरनेशनल रूल्स के विपरीत जो ऑप्शन हैं वो हमें सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन, यानी कि लैटिन में होने चाहिए और वो इटैलिसाइज्ड होने चाहिए, ये भी ठीक है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी है जब हम हैंड रिटन, यानी कि जब हम किसी भी साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखते हैं तब उसको हमें अंडरलाइन करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, इसका हुआ, कार्तिक कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, अमित कुमार ए। ठीक है, ए कह रहे हैं सारे, तो इसका उत्तर हुआ ए। बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखे जाते, वो लिखे जाते हैं किसमें, लैटिन में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं। बायनोमिकल नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, इसे हम बाइनरी नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। ये एक फॉर्मल सिस्टम है ऑर्गेनिज्म को नेम करने का, जहां पे किसी भी साइंटिफिक नेम के दो पार्ट्स होते हैं, जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम। ठीक है, और ये सारे नेम जो होते हैं वो लैटिन में लिखे जाने चाहिए, क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न नीट में 2016 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई स्मॉल साइज का कोई एनिमल है, ठीक है, यानी कि छोटा जानवर है अगर कोई, ठीक है, तो वो अगर अपहिल रन कर रहा है, ठीक है, यानी कि अगर वो किसी पहाड़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या आसानी से चढ़ जाएगा, या कोई भी जो बड़े आकार का जो एनिमल है वो आसानी से किसी भी पहाड़ी पर चढ़ सकता है। ठीक है, तो जो छोटे आकार का एनिमल है वो चढ़ सकता है आसानी से, या जो बड़े आकार का एनिमल है वो आसानी से किसी भी पहाड़ी पर चढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज ईजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है कि अगर बॉडी वेट कम होगा तो वो जो भी एनिमल होगा, जो भी जानवर होगा, वो आसानी से अपहिल या पहाड़ी पर चढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है जो छोटे आकार का एनिमल है उसका जो मेटाबॉलिज्म है या जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो छोटा एनिमल है, जो स्मॉल एनिमल है, छोटे आकार का एनिमल, ठीक है, उसमें उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता कम होती है। ऑप्शन नंबर डी है जो मसल्स होती हैं लार्ज एनिमल्स में, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस, मतलब कि वो कम होती है। ठीक है, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें मसल्स की एफिशिएंसी कम होती है अगर हम उसे कंपेयर करें स्मॉल एनिमल से। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ आप मैं आपको कुछ समय देता हूं इसको एनालाइज करने के लिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है,
ठीक है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। जो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रेट होता है वो डिपेंड करता है एनिमल के साइज पर। ठीक है, तो अगर किसी भी एनिमल का स्मॉल साइज होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा फास्ट। ठीक है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। ठीक है, मेटाबॉलिज्म फास्ट यानी कि मोर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, और जो बड़े आकार का जो एनिमल होगा, ठीक है, यानी कि लार्ज साइज एनिमल, ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो स्लो होगा। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी कम होगी। तो वेट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो है वो वेट पे डिपेंड यहां पे नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है ऑर्गेनिज्म के साइज पर। तो अब आप इन ऑप्शंस को देखिए और आप इस प्रश्न का उत्तर आप अब दे सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अमित कुमार, कार्तिक कुमार, ठीक है, सुखमान, सब कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आइए इसके उत्तर के बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे आकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट काफी हाई होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो मेटाबॉलिक रेट होता है जो एनिमल्स का, वो प्रोपोर्शनल होता है उनके साइज के। ठीक है, तो जो लार्जर एनिमल्स होते हैं, जो बड़े आकार के जो जानवर होते हैं, उनमें मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो कम होगा, वो लोअर होगा। ठीक है, अब अगर मेटाबॉलिक रेट अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और जो छोटे आकार का एनिमल है वो आसानी से पहाड़ी चढ़ सकता है। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म पे। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वो आसानी से चढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लैटिन डेड लैंग्वेज क्यों है? लैटिन डेड लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि अब ये इवॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, इसको कोई भी यूज नहीं करता अब। ठीक है, और इसमें जो वर्ड्स के जो मीनिंग है, ठीक है, वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, वो चेंज नहीं होते। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कोई भी वर्ड है, अब कोई भी वर्ड अगर ले लें इंग्लिश में तो उसका मीनिंग जो है हर साल चेंज होता रहता है और ऐसे ही डिक्शनरी अपडेट होती रहती है। पर जो लैटिन है वो अब कहीं भी यूज नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी इसको बोलता नहीं है, इसकी वजह से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लैटिन में कोई भी साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसका मीनिंग वही रहेगा। मैंजीफीरा का मतलब मैंगो ही रहेगा। ठीक है, इंग्लिश की तरह चेंज नहीं हो जाता। इंग्लिश में क्या होता है, वर्ड का मीनिंग जो है उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, फिर वर्ड का मीनिंग को मॉडिफाई कर देते हैं। पर लैटिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर दोबारा दो स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन ऑफ द फिल्टर साइज। ठीक है, तो कुछ फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। तो ये फिल्टर्स बैक्टीरिया या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को स्टेरलाइज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी लिक्विड को इन फिल्टर से पास करते हैं। ठीक है, और इन फिल्टर का एक साइज होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोन में होता है। ठीक है, इन फिल्टर का साइज माइक्रोन्स में होता है। ठीक है, और इन फिल्टर्स की मदद से हम किसी भी सॉल्यूशन को स्टेरलाइज कर सकते हैं। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा जो है वो 1 माइक्रोन के फिल्टर साइज से पास कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन से, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में जानना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, और इनमें सेल वॉल नहीं होती, दे लैक सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल इसमें नहीं होती, तभी ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये काफी डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे कि निमोनिया भी ये कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने 2 स्टेटमेंट देख ली हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टेटमेंट
जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी वो करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, ये कह रहा है। दूसरा है कि ऑप्शन हमारी जो स्टेटमेंट 1 थी वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट थी कि माइकोप्लाज्मा जो है वो 1 माइक्रोन से फिल्टर साइज अगर कम होगा तो उससे भी पास कर सकता है, जो कि ट्रू है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बहुत ही छोटा होता है, वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पास कर जाता है उस फिल्टर से। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन में माइकोप्लाज्मा होगा तो उसे हम इन फिल्टर से स्टरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा था तो पहला ऑप्शन जो ट्रू है। ठीक है, तो 1 माइक्रोन के फिल्टर साइज से माइकोप्लाज्मा पास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है दे हैव सेल वॉल, पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ज्यादातर ऑप्शन नंबर ए ही लिख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको पहले दे चुका हूं, माइकोप्लाज्मा पास कर सकते हैं 1 माइक्रोन के फिल्टर से, और जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो इस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सेल वॉल नहीं होती। तो जो हमारी जो दूसरी स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट और पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाउ अब इधर कह रहा है कि कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पर वो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में रहते हैं। ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होते हैं हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये अपना जो खाना है, फूड है, वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, फिर होते हैं माइकोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये किंगडम मोनेरा में आते हैं, सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, और जो आर्की बैक्टीरिया है ये मैंने आपको बताया था, ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, जैसे कि सेलाइन कंडीशंस मींस हेलोफाइट्स। जो बैक्टीरिया सेलाइन कंडीशन में रहते हैं उसे हम कहते हैं हेलोफाइट्स। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बताया आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन में। ठीक है, तो एक्सट्रीम सेरेनिटी एक एक्सट्रीम कंडीशन है, हार्श कंडीशन है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर डी, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो हेलोफाइट्स कौन से हेलोफाइट्स एक प्रकार के आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि सॉल्ट पेन, सॉल्ट ब्लेड्स और सॉल्ट मार्शेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहां पे आपको इन ऑर्गेनिजम्स का नेम दिया हुआ है, आपको बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कौन से होते हैं? आपको पता है माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होते हैं जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती, और वो पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को भी, और वो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स किसके होते हैं? ये सारे फीचर्स होते हैं माइकोप्लाज्मा के। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल वॉल नहीं होती और ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे डिजीजेस भी कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा मैंने आपको बताया स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये पैथोजेनिक भी होते हैं और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि जो बैक्टीरिया सेल होता है उसका स्टिकी नेचर क्यों होता है? ठीक है, स्टिकी नेचर क्यों होता है बैक्टीरियल सेल का? तो ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया हुआ है। तो ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होती है? ये न्यूक्लियस के बाहर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इनर कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, ठीक है, जो सेल के इनर कंपोनेंट्स होते हैं उससे ये एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचाती है इनर कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स, या आप लिख सकते हैं प्रोटेक्ट या डिवाइड द इनर कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइकोकैलिक्स, ऑप्शन नंबर डी है सेल वॉल। ठीक है, अगर हम बैक्टीरिया में बात करें तो सेल वॉल जो होता है वो
पेप्टिडोग्लाइकन की बना होता है। ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोकैलिक्स। आइए हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एक म्यूसिलेजिनस लेयर होती है जो कि स्टिकीनेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलेस इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेजिनस लेयर। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, और इसमें प्रोटीन्स मौजूद होते हैं या वो नहीं मौजूद हो सकते। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसका बना होता है? वो बना होता है पॉलीसेकेराइड्स या फिर वो प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, और ये स्टिकी नेचर देता है किसी भी बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में कहां होती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विद इन न्यूक्लियोलस, फिर है प्रायर टू फिजन, ऑप्शन नंबर सी है बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूरिंग द एस फेज। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या होता है? ये होता है प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में आपको पता है ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगी यहां पर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं ड्यूरिंग एस फेज। तो एस फेज ये इंटरफेस के दौरान होता है, तो इंटरफेस का एक पार्ट है। तो जब आपने पढ़ा होगा माइटोसिस या मियोसिस, तो आपने पढ़ा होगा इंटरफेस के पार्ट होते हैं G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, पर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। फिजन आपको पता है, फिजन यहाँ पे एक सेल दो सेल में डिवाइड कर जाता है, ये एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये क्वेश्चन तो काफी ट्रिकी है, ये ऑप्शंस जो हैं वो काफी ट्रिकी हैं, ये आपस में काफी मिलते जुलते हैं। जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो आप देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और जो डीएनए से डीएनए बनता है इसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो फिजन से बिल्कुल पहले बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, यानी कि डीएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया हैपेंस जस्ट बिफोर द फिजन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, ऑप्शन है यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स। तो मिथेनोजेंस होते हैं। ठीक है, तो हमने आर्कीबैक्टीरिया जब पढ़ा था, हमने पढ़ा था आर्कीबैक्टीरिया जो कोई प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सलाइन कंडीशंस होते हैं। ठीक है, एसिडिक कंडीशंस होते हैं, एसिडिक कंडीशन में जो रहते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये जो जो गाय होती है, जो काऊ होती है, बफलो होती है, उसके र्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यू बैक्टीरिया होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। डीनोफ्लैजिलेट्स, तो डीनोफ्लैजिलेट्स ये प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, जनरली स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइट्स होते हैं और ये भी किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। पर जो मिथेनोजेंस होते हैं ये क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से सही आंसर होगा। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, तो ज्यादातर जो बच्चे हैं ऑप्शन नंबर बी ही लिख रहे थे। एक्सप्लेनेशन, मिथेनोजेंस ये आर्कीबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ठीक है, और ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि मार्शेस, स्वैम्प, स्लज। ठीक है, और ये अपनी एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, जिसकी वजह से मीथेन प्रोडक्शन होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये मीथेन प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। ठीक है,
अब हम अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स कौन से हुए? दोबारा आर्की बैक्टीरिया, जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रखते हैं। और हमने उसके उदाहरण देखे थे, मिथेनोजेंस, थर्मो एसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स। तो ये सारे आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है। मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया है, हेलोफाइल्स आर्की बैक्टीरिया है, थर्मो एसिडोफिल्स भी आर्की बैक्टीरिया है, ठीक है। तो प्रश्न है, जो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। तो रूमिनेंट एनिमल्स के डंग से हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। और इस बायोगैस प्रोडक्शन में किस प्रकार की प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हमारी मदद करते हैं, या कौन से प्रकार के प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस होते हैं जो कि मीथेन प्रोडक्शन में मदद करते हैं, मीथेन गैस या बायोगैस बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप लोग सही हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो मिथेनोजेंस ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मौजूद होते हैं, जैसे कि काउस और बेफेलो के गट में, और ये मीथेन प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, ये जो 3 प्रकार की जो बैक्टीरिया है, ये किसके उदाहरण है, ठीक है, या इन बैक्टीरिया में क्या क्या मौजूद होता है? तो ये जो बैक्टीरिया हैं, इनमें साइटोस्केलेटन और राइबोसोम मौजूद होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये आर्की बैक्टीरिया है, जहां पे जो प्रोटीन्स हैं वो यूकैरियोट जैसे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें जो आर्की बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं जिसमें हिस्टोन मौजूद नहीं होते। तो हिस्टोन्स आपको पता है यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं, पर इन बैक्टीरिया में कह रहा है जो डीएनए है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होता है। तो आपको पता है डीएनए पे जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है, ये ऐसे प्रकार के बैक्टीरिया हैं जहां पे डीएनए रिलैक्स होता है और वो पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड होता है, ठीक है, पर उसमें साइटोस्केलेटन और माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हुआ? आपको पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें हिस्टोन्स नहीं होते। हिस्टोन्स किस में मौजूद होते हैं? यूकैरियोट्स में आप कह सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, वहां पे, ठीक है, हिस्टोन्स मौजूद होते हैं। तो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्टामर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये प्रकार के आर्की बैक्टीरिया हैं जिसमें हिस्टोन्स तो मौजूद नहीं होते, पर इसमें जो डीएनए है वो नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड होता है। तो नेगेटिव डीएनए जो होता है वो, उसकी नेगेटिव जो चार्ज है वो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं ये आर्की बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। तो इन बैक्टीरिया में ये प्रिमिटिव होते हैं, तो इसमें हिस्टोन जो प्रोटीन्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है, पर इसमें जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है यहाँ पे। अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आर्की बैक्टीरिया में आपको मैंने बताया था ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं और इसकी एक यूनिक सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें एक यूनिक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके कंपोनेंट्स बिल्कुल यूनिक होते हैं जो कि इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हुआ, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार की सेल मेम्ब्रेन होती है जो उन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने में मदद करती है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब जो आर्की बैक्टीरिया होती है उसमें एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसमें यूनिक मेम्ब्रेन लिपिड्स मौजूद होते हैं जिसे हम बोलते हैं ईथर लिपिड्स। और जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं वो कहलाते हैं ईस्टर लिपिड्स। तो आर्की बैक्टीरिया में होते हैं ईथर लिपिड्स और जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसमें होते हैं ईस्टर लिपिड्स, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। नाउ जो बैक्टीरिया में आपको पता है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो यहाँ पे सेल बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन सा करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो यूकैरियोट्स में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है। इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ऑप्शन है न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, सेल वॉल और मीजोसोम्स।
ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ? मीजोजोम्स इसका सही उत्तर हुआ। अब मीजोजोम्स क्या होते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं, इसे हम कहते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, और ये बहुत सारे वाइटल प्रोसेसेस करता है बैक्टीरिया में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो मीजोजोम्स रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन जो होती है वो हायर ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, और इस रेस्पिरेशन की मदद से एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो मीजोजोम्स का रोल भी ये होता है। तो मीजोजोम्स में रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन के द्वारा फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसकी वजह से मीजोजोम जो होते हैं वो सारे ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और उससे एटीपी प्रोडक्शन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो अब हमने देखा इस लेक्चर में कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम में, और हमने उसका देखा कि क्या पैटर्न भी होता है। तो इस लेक्चर में हमने लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, मैं आपसे आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सुनते रहें इस सेशन को। हम कल भी लाइव आएंगे अपने सेशन में। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको फिर हम देखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।